जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सीटेट की पुरानी प्रैक्टिस हल कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने सीडीपी का पार्ट 1 हल किया था। आज पार्ट 2 सीडीपी का ही पार्ट 2 देखेंगे और ये प्रैक्टिस सेट हल करने से दो चीज़ों का लाभ होता है। एक तो लाभ यह होता है कि क्वेश्चन अगर जो हमें आ रहे हैं तो हमें अंदर से विश्वास होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो भी कंटेंट से जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा कामयाब है, वो हमारा आ रहा है पढ़ा हुआ। और दूसरा, आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। तो ये हरियाणा टेट का पेपर ये है, इसमें फैक्चुअल दिए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन फैक्चुअली भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी अपनी पकड़ बनाए रखें। और पेडागोजी के तो पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर अगर जो 1 देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कैसा बालक कहलाता है। दो वर्ड इसमें पकड़ने वाले हैं कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध कैसा, कि सामाजिक नियमों कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कैसा बालक कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, क्या वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है, मंद बुद्धि बालक कहलाता है, जड़ बुद्धि बालक कहलाता है और बाल अपराधी बालक कहलाता है। कैसा हो सकता है, हम एक एक बालक को लेकर देख लें और अभी क्लियर हो जाएगा कैसा बालक होता है। हमें क्वेश्चन नहीं हल करना है, हमें चीज़ों को पकड़ना है। हम पिछड़ा बालक के 4 बातें देखेंगे भी और उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछड़ा बालक कैसा बालक होता है, एक सामान्य वर्ग का बालक जो होता है, वो जो सामान्य बालक होता है उसका आईक्यू होता है, ये मान लो एक सामान्य बालक है, इसका आईक्यू होता है 90 से 110 के मध्य में। यह बालक अगर जो किसी कारणवश पिछड़ जाता है तो वह पिछड़े बालक की श्रेणी में जाता है। और जो पिछड़ा बालक होता है इसका आईक्यू अगर जो कोई पूछ ले तो आईक्यू होता है 85। क्वेश्चन याद रखना कि पिछड़ा बालक कौन सा बालक होता है, कि ऐसे बालक जिनका आईक्यू 85 होता है, या सामान्य वर्ग के वह बालक जो किसी कारणवश पीछे हो जाते हैं, सामान्य वर्ग के अन्य बालकों से पीछे हो जाते हैं, तो वह पिछड़ा बालक कहलाता है। तो इनका आईक्यू कितना होता है, तो टर्मैन के अनुसार इनका आईक्यू 85 होता है। तो ये पिछड़े बालक हो गए। ये सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार नहीं करते हैं। अगर जो पिछड़े बालकों के बारे में अगर जो और देखा जाए तो पिछड़े बालकों के अध्ययन का जनक कहा जाता है सिरिल बर्ट को। किसको, सिरिल बर्ट। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं सिरिल बर्ट। इनको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरिल बर्ट जो हैं ये पिछड़े बालकों के अध्ययन के जनक कहे जाते हैं। और इन्होंने एक पैमाना बनाया कि पिछड़े बालकों का मापन कैसे किया जा सकता है। तो इनकी इसके लिए फॉर्मूला होता है E/CA/100। E/CA/100 क्या है, कि शैक्षणिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आप कहेंगे तो बुद्धि की तरह है, बुद्धि का अलग होता है, उसका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। ये सिरिल बर्ट ने फार्मूला दिया है कि शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 ये पिछड़े बालक का होता है। तो यहाँ से तो आप समझ जाएंगे कि पिछड़ा बालक तो जो सामान्य वर्ग से बालक से संबंधित है, तो वह तो सामाजिक नियमों कानूनों के विरुद्ध व्यवहार नहीं करेगा। एक मंदबुद्धि बालक दे रखा है। मंदबुद्धि बालक टर्मैन ने कहा जिनका आईक्यू 70 से कम होता है, 70 माइनस जिनका आईक्यू है वो कैसे बालक होंगे, मंदबुद्धि के बालक होंगे। और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो 3 प्रकार के बताए। 3 प्रकार इनके हैं, EMR, TMR और CMR। EMR का आईक्यू जो होता है 50 से 70 के मध्य में होता है। TMR का जो आईक्यू होता है 25 से 50 के मध्य में होता है। और CMR का आईक्यू जो होता है 25 से माइनस होता है, 25 से कम होता है। EMR का मतलब होता है एजुकेशनल मेंटली रिटार्ड, TMR का होता है ट्रेनिंगेबल मेंटली रिटार्ड और CMR का मतलब होता है कस्टडी मेंटली रिटार्ड। तो जिनका आईक्यू 25 से कम होता है उनको CMR कहा जाता है, उनको तो कस्टडी में रखा जाता है। एक होते हैं ट्रेनिंग मेंटली रिटार्ड, कि जिनका आईक्यू 25 से 50 के मध्य में होता है उनको क्या किया जा सकता है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है, वो TMR कहलाते हैं। एक EMR होता है एजुकेशनल मेंटली रिटार्ड, कि इनको शिक्षित किया जा सकता है, इनको पढ़ाया जा सकता है लेकिन विशेष प्रशिक्षण के द्वारा इनको पढ़ाया जा सकता है। तो ये मंदबुद्धि बालक, यह भी ऐसा बालक नहीं होगा जो सामाजिक नियमों कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करेगा, यह भी ऐसा बालक नहीं है। नंबर 3 पर दे रखा है जड़ बुद्धि बालक। कौन सा, जड़ बुद्धि बालक।
और जो जड़ बुद्धि बालक है नंबर 3 पर, जड़ बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि होती है टर्मैन की। अगर जो हम जब सरणी देखेंगे, मंद बुद्धि वाली सरणी देखेंगे, तो टर्मैन ने कहा है कि जिनका IQ 0 से 30 के मध्य में होता है या उसे 30 से कम होता है, वह जड़ बुद्धि वाला कहलाते हैं। उनको समझाने पढ़ाने से कोई मतलब उनका नहीं होता है, वो जड़ बुद्धि बालक होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक कौन सा होगा? ऐसा बालक जो सामाजिक नियमों के विरुद्ध काम करेगा, सामाजिक नियमों के विरुद्ध काम करेगा। बाल अपराधी बालक की अगर जो विशेषताएं तुम देखोगे, तो बाल अपराधी बालक की विशेषताएं होंगी कि चोरी करना, झूठ बोलना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना, शराब पीना, बिना टिकट की यात्रा करना। ये कैसी चीज़ें हैं? जैसे बिना टिकट यात्रा कर रहे हो तुम, चोरी कर रहे हो, शराब पी रहे हो। कोई समाज का आदमी कहता है चोरी करो जाकर, समाज विरुद्ध कार्य हो गया। इसीलिए बाल अपराधी बालक जो होते हैं, ये समाज विरुद्ध काम करते हैं। क्या करते हैं? समाज विरोधी काम करते हैं, समाज के कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करते हैं। ये बिना टिकट की यात्रा करने लगेंगे, ये सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अगर जो क्वेश्चन नंबर 1 का देखा जाए, तो डी फॉर डेनमार्क सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 1 का डी फॉर डेनमार्क सही है, डी नंबर सही है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि 4 चीज़ें हमें पिछड़ा बालक पता चल गया कौन सा होता है, मंद बुद्धि बालक पता चल गया कौन सा होता है, जड़ बुद्धि बालक पता चल गया कौन सा होता है, और बाल अपराधी पता चल गया कि बाल अपराधी बालक कौन से होते हैं। अगर जो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो कह रहा है एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में। कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। काट दो। प्रभावशाली भूमिका, RT 2009 कहती है प्रभाव आप क्लास में नहीं दिखा सकते, आप क्लास में हाव भाव नहीं दिखा सकते, आप बच्चे को मेंटली रूप से भी मेंटली हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं, कि बालक को ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप इतने ख़राब कपड़े पहन कर आए हो, कैसे आए हो, बिना स्नान किए क्यों आए हो। ऐसे मेंटली हैरेसमेंट आप नहीं कर सकते हो, ये ऐसे गलत हो गया। प्रभुत्ववादी भूमिका भी गलत है। आप प्रभाव का दिखाओगे क्लास में जाकर, मास्टर हो तो क्या ऐसे मास्टर हो गए थे, पहले तुम्हें भी नहीं आता होगा, किसी ने तुम्हें भी पढ़ाया होगा, ये भी गलत है। प्रगतिशील शिक्षा एक बार आप ले सकते हैं, क्योंकि जॉन डीवी ने कहा कि करके सीखने पर बल देता है। और एक प्रजातांत्रिक शिक्षा, प्रजातांत्रिक भूमिका का मतलब क्या होता है कि मतलब पूरे क्लास में सभी से बातचीत करना, सभी की बातों को वरीयता देना, बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक भूमिका है, सी फॉर चेन्नई इज राइट। एक सेकंड के लिए आप प्रगतिशील भूमिका वाले ऑप्शन को ले सकते हैं, लेकिन जब प्रजातांत्रिक शिक्षा दे रखा है, आप वहाँ पर काट देंगे इसको, और सबसे सही क्वेश्चन यही प्रजातांत्रिक भूमिका रहेगा। तो सीटेट में काटना बहुत जरूरी क्वेश्चन को है। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अगर जो अधिगम की आप कहीं भी परिभाषा पढ़ेंगे, तो अधिगम का सबसे उपयुक्त क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। क्या है अधिगम का सबसे उपयुक्त काम? क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, असभ्यता कर रहा है, गालियाँ दे रहा है लोगों को, लड़ाई झगड़े कर रहा है, और उसके विपरीत जब एक आदमी शिक्षित हो जाता है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, तो दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, आपस में मिलजुल कर रहता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करता है, आगे समाज को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, क्या हो रहा है, उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तो अगर अधिगम का कोई सबसे उपयुक्त कार्य है, तो क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समान कक्षा में, यहाँ पर लिखा समान कक्षा, क्या लिखा है? समान कक्षा में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित क्या है? समान कक्षा मतलब सभी से समान व्यवहार करने वाली कक्षा। शिक्षक छात्र से बात करे, छात्र शिक्षक से बात करे, छात्र छात्राएं आपस में बातें करें, और शिक्षक से प्रश्न पूछने में कोई हिचकिचाहट ना हो। ऐसा कोई शिक्षक नहीं होना चाहिए कि शिक्षक आए और क्लास में बच्चे बोलना बंद कर दें। साइलेंट में पढ़ाई, शांतिपूर्ण वातावरण में पढ़ाई नहीं होती है। आपस में बातचीत, वार्तालाप बहुत जरूरी है। तो कभी कभार हंसी का शोर नहीं ज़रूरत है,
पूर्ण रूप से शांति भी हमने अभी बताया कि पूर्ण रूप से शांति में अधिगम नहीं होता है, अनुशासन हो सकता है। पूर्ण रूप से शांति में क्या हो सकता है? अनुशासन हो सकता है, लेकिन अधिगम नहीं हो सकता। शिक्षक छात्र वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 4 में सी फॉर चेन्नई इज राइट। शिक्षक छात्र वार्तालाप, जब आपस में बातचीत करेंगे, छात्र प्रश्न पूछने में हिचकिचाहट नहीं होगा छात्र के अंदर, और शिक्षक से प्रश्न पूछेगा, अधिगम प्रभावी होगा और समान कक्षा में स्थिति बनी रहेगी। एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्ति विभिन्नता का चित्र कौन सा है? व्यक्ति विभिन्नता इतनी ज़्यादा है कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता दो जुड़वा बच्चों में भी विभिन्नता अंतर पाए जाते हैं। दो जुड़वा बच्चों में भी विभिन्नता पाई जाती है। किसी की आँख का रंग नीला, किसी का भूरा, किसी की काली आँखें, कोई लंबा चौड़ा, डील डाल डाकी टाइप आदमी, कोई छोटे कद का आदमी। तो व्यक्तिक विभिन्नता लिंग भेद में भी होगी। हमने बताया शारीरिक रचना में किस प्रकार से, कोई लंबा चौड़ा, कोई छोटे कद का। अब मानसिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? किसी की सोचने की क्षमता कम, किसी की सोचने की क्षमता ज़्यादा, कोई कार्य करने में अधिक कुशल, कोई काम करने में कम कुशल हैं। किसी की बुद्धि लब्धि 140 जो प्रतिभाशाली, किसी की 70 से कम जो कि यमार मेंटली रिटार्ड, किसी की 90 जो कि सामान्य वर्ग का बालक। ये मानसिक युक्ताएँ तो हैं। तो व्यक्ति विभिन्नताओं का क्षेत्र इतना व्यापक है कि व्यक्ति विभिन्नता के अध्ययन के जनक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को। व्यक्ति विभिन्नता के अध्ययन के जनक, एक तो क्वेश्चन यही है, कौन सा है? व्यक्ति विभिन्नता के अध्ययन के जनक है फ्रांसिस गाल्टन। व्यक्ति विभिन्नता के अध्ययन के जनक कौन? फ्रांसिस गाल्टन। व्यक्ति विभिन्नता का क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा व्यापक क्षेत्र है। व्यक्ति विभिन्नता शारीरिक रूप से व्यक्ति विभिन्नता हो सकती है, मानसिक रूप से हो सकती है, संवेगात्मक रूप से हो सकती है, और व्यक्तिगत आधारित विभिन्न प्रकार की व्यक्ति विभिन्नता हो सकती हैं। और अगर जो व्यक्ति विभिन्नता के बारे में और बताएं तो व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो बुद्धि हो सकती है, शिक्षा हो सकता है, समाज हो सकता है, अधिगम हो सकता है, वातावरण हो सकता है, रुचि, धर्म, भाषा, क्षमता, खान पान, लिंग, व्यवसाय, ये सब व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो डी फॉर डेनमार्क, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ये सभी हैं। और ये एक बहुत साधारण क्वेश्चन है कि सही क्रम कौन सा है, मानव विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें अगर एक जो और हम जोड़ना चाहें तो भ्रूणावस्था जोड़ सकते हैं। कौन सी? पहले भ्रूणावस्था होती है। विकास क्रम की अगर जो बात कर रहा है, अगर जो बाल विकास की अवस्थाओं की बात करता या मानव विकास की अवस्थाओं की, अगर जो बाल विकास की अवस्थाओं की बात करता तो यही हो सकती है शैशवावस्था। नंबर 2 अगर देखा जाए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। लेकिन ये कह रहा है मानव विकास की अवस्था में तो हम भ्रूणावस्था को जोड़ सकते हैं, जो कि शैशवावस्था से या जन्म से पहले का काल होता है, जो कि 270 दिनों तक चलता है या 9 माह 10 दिनों तक चलता है। और भ्रूणावस्था, फिर शैशवावस्था या भ्रूणावस्था कह सकते हैं कि गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है। ये 270 दिन चलती है। और शैशवावस्था की अगर जो बात करें तो शैशवावस्था चलती है हमारी 0 से, मतलब जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था जो है वो 18 वर्ष से आगे जाती है। तो अगर जिन अवस्थाओं की बात करें तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग उनका वर्गीकरण किया है। अगर जो हम डॉक्टर एलिजाबेथ हर्लॉग की अगर जो बात करें, लेडी एलिजाबेथ हर्लॉग की अगर जो बात करें, तो उन्होंने शैशवावस्था को पूर्व और मध्य पूर्व शैशवावस्था और मध्य और संचयी शैशवावस्था काल और उत्तरोत्तर शैशव काल कहा है। बाल्यावस्था की भी 2 अवस्थाएं बताई हैं हर्लॉग जी ने, और किशोरावस्था की भी 2 अवस्थाएं, कि पूर्ववर्ती किशोरावस्था, उत्तरवर्ती किशोरावस्था, और प्रौढ़ावस्था के बारे में भी है। तो ये मानव विकास की अवस्था है। शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था गलत है, शैशवावस्था बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के ये शैशवावस्था सबसे अंत में रखा, ये गलत हो गया। और बाल्यावस्था फिर शैशवावस्था, ये भी गलत है, क्योंकि शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था आती है। अगर जो भ्रूणावस्था की बात करें तो भ्रूणावस्था के अंदर अगर एक हमने नाम लिया है भ्रूणावस्था, ये बहुत कम चीज़ें लोगों को पता है कि भ्रूणावस्था की 3 काल होते हैं। कितने काल होते हैं भ्रूणावस्था? कि थॉर्नडाइक ने जब वह बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है। क्या प्रतिपादित करता है, किसने दिया है? तो हम थॉर्नडाइक पढ़ रखे हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं।
इन्होंने नंबर 1 पर बताया कि अभ्यास का नियम, कि अभ्यास का नियम क्या कहता है कि किसी अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, जितनी बार उस अनुक्रिया को दोहराएंगे उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, बंध उतना ही मजबूत होगा और अधिगम उतना ही प्रभावशाली होगा। इसे अभ्यास का नियम कहते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स के 3 जो ये मुख्य नियम है, 5 गौण नियम हैं। और उसके बाद दूसरा है इनका है प्रभाव का नियम। दूसरा जो प्रभाव का नियम है, प्रभाव का नियम ही इसे परिणाम का नियम कहते हैं, कि व्यक्ति को जब कोई अनुक्रिया करेगा, मान लो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जब कोई अनुक्रिया करेगा, तो अगर जो उसे संतोष की प्राप्त होगी, तो जैसे संतोष में पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हुआ, तो सकारात्मक पुनर्बल देगा, पुनर्बल मिलेगा उसे और काम को फिर से दोहराएगा। अगर जो नकारात्मक पुनर्बल मिलेगा तो वह काम को दोहराएगा नहीं। नंबर 3 पर इनका नियम है तत्परता का नियम। यही जो इसमें पूछा गया, यही नियम पूछा गया है कि जो थर्मोडायनामिक्स के नियम, इनमें जो इनका तीसरा नियम है वो है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहता है कि जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए अपने आप से प्रेरित नहीं होंगे, तत्पर नहीं होंगे, तब तो को कार्य हमसे कोई नहीं करवा सकता है। इसके उदाहरण के लिए तय कहा गया, तत्परता के नियम को तैयारी का नियम कहते हैं, इसे प्रेरणा का नियम कहते हैं और मानसिक तैयारी का नियम कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए देखा जाए तो कहते हैं कि 20 आदमी, क्या कि 20 आदमी एक घोड़े को लेकर तालाब तक ले जा सकते हैं, ले तो जा सकते हैं, लेकिन 40 आदमी भी मिलकर उसे पानी नहीं पिला सकते। ये थर्मोडायनामिक्स के तत्परता का नियम है। तो यही तत्परता का नियम की तैयारी होता है। इसे ही मानसिक तैयारी का नियम, इसे ही तैयारी का नियम भी कहते हैं। वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो व्यक्ति जितना अपने कार्य को करने के लिए तैयार होगा, वह उतना ही बेहतरीन तरीके से उस कार्य को कर सकेगा, या फिर उसके उतने अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब एक जो अगला क्वेश्चन, तो इसमें ये फॉर अमेरिका इज राइट, मतलब 7 में नंबर 1 सही है, ये नंबर सही है। और अगर जो 8 नंबर की बात करें तो आपके अनुसार शिक्षण क्या है? प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया नहीं है। शिक्षण क्या है? एक कला है। पढ़ाना क्या है? कला है। और पढ़ना एक कौशल है। कला और कौशल है। शिक्षण क्या है? शिक्षण कला और कौशल है। डी फॉर डेनमार्क सही है। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था? यानी कि इसे हम कहते हैं आवश्यकताओं का पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। इसी सिद्धांत को मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत या पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो मैस्लो थे, ये जो मैस्लो हैं, ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। कैसे हैं? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। अब्राहम मैस्लो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने अपने सिद्धांत में 5 प्रकार की मांगे बताई। कितने प्रकार की मांगे बताई? 5 प्रकार की मांगे बताई। एक बार 5 प्रकार की मांगे। 5 प्रकार की मांगे इन्होंने जो बताई, उसमें से नंबर 1 पर है शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, तो शारीरिक मांग सबसे नंबर 1 पर क्या आती है? शारीरिक मांग। नंबर 2 आती है सुरक्षा की मांग। नंबर 3 पर आती है सम्मान की मांग। और नंबर 3 पर आती है समाज की मांग। नंबर 4 पर सम्मान की मांग। और नंबर 5 पर आत्मसिद्धि। तो सबसे पहले शारीरिक मांग की शरीर जब होगा तब सब ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद जब शरीर है तो उसकी सुरक्षा के लिए, फिर जब सुरक्षा के लिए घर जब हम बनाएंगे तो कहीं समाज में बनाएंगे तो समाज की मांग, और समाज में जब रहेंगे तो समाज में सम्मान चाहिए तो सम्मान की मांग, और सम्मान के बाद हमें आत्मसिद्धि चाहिए। ये अब्राहम मैस्लो के 5 मांगों वाला सिद्धांत है। इसे ही पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत और मांग आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बी नंबर सही है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जेडपीडी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी, ये वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है सिद्धांत है। किससे जुड़ा सिद्धांत है? वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की ने सामाजिक
सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है वैगोत्स्की का, या फिर सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो इन्होंने दो क्षेत्र बताए। इन्होंने एक क्षेत्र बताया कि यहाँ पर ये बच्चा है, यहाँ पर तो बच्चा खुद पहुँच जाता है, इस क्षेत्र में बच्चा खुद पहुँच जाता है, और ये जो क्षेत्र बसता है जेडपीडी क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र जो है, यहाँ पर वयस्क की सहायता से पहुँचता है, किसी बुद्धिमान की मदद से पहुँचता है, तो यही जेडपीडी है। इन्होंने ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत जेडपीडी हमारे वैगोत्स्की का सिद्धांत है। जेडपीडी में इससे और कुछ नहीं है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब जहाँ बच्चा खुद होता है और जहाँ पर वयस्क की सहायता से पहुँचता है, बीच का जो क्षेत्र होता है वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ये वैगोत्स्की ने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 4 नंबर सही है, डी फॉर डेनमार्क सही है। और व्यक्ति का समाजशास्त्री किसका, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री सिद्धांत किसका है, तो स्पेंसर का है। व्यक्तित्व का समाजशास्त्री सिद्धांत इसमें स्पेंसर का है। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत दिया था। शेल्डन क्रेस्मर ने, ये क्रेस्मर और शेल्डन दोनों ने सही रचना के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा। किस आधार पर बांटा, सही रचना के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा, तो शेल्डन क्रेस्मर ने बांटा। हिप्पोक्रेटस ने क्या व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है, और स्पेंसर ने समाजशास्त्री सिद्धांत दिया व्यक्तित्व का। तो क्वेश्चन नंबर 11 में डी फॉर डेनमार्क सही है। और व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, पूछ रहा है कि वह कथन बताओ जो व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। व्यक्ति विशेष रूप से भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात, व्यक्ति विशेष रूप से भी भिन्न होते हैं। व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, ये भी सही है कि व्यक्ति विशेष कोटि में सही होते हैं। तो क्या ये आप सोच रहे हैं कि दोनों सही हैं, नहीं, व्यक्ति विशेष व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है कि व्यक्ति विशेष व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। 12 में सी पर चलने सही है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जनक कौन से हैं, एक विवादित क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ऑप्शन में अगर जॉन डीवी दे रखा है तो हम जॉन डीवी कह कराएंगे। जॉन डीवी और जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक। कौन थे, ये जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक। तो ऑप्शन में अगर जॉन डीवी दे रखा है तो 100% जॉन डीवी सही है। और अगर जो ऑप्शन में जॉन डीवी नहीं है, किलपैट्रिक दे रखा है, तो जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक थे। जॉन डीवी के बाद प्रोजेक्ट विधि पर बहुत सारा काम किलपैट्रिक ने किया, इसलिए किलपैट्रिक को भी सही लगाया जाता है। तो जॉन डीवी मुख्य रूप से इसका क्वेश्चन नंबर 13 में सही है, जॉन डीवी। और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर जो बात करते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विकास किस वर्ष लागू किया गया था, तो कार्यक्रम 1992 की जो 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, इसमें संशोधन किया गया 1992 में। कब किया गया, 1992 में इसमें संशोधन किया गया। और 1992 में जब संशोधन किया गया, उसी का परिणाम था कि 1993 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी लागू किया गया। कौन सा प्रोग्राम, डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी लागू किया गया 1993 में। 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया, उसके बाद 1993 में डीपीईपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया। और अगर जो 1998 का जो उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश में 1998 में लागू किया गया डीपीईपी। कब लागू किया गया, 1998 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू हो गया था। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एक बेसिक क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अच्छा नागरिक बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, ये भी है। और व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये तो शिक्षा का उद्देश्य यही है, यानी कि डी फॉर डेनमार्क। समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉवेल ने किस खेल का प्रमुख बल दिया था, फ्रॉवेल ने गेंद के खेल पर महत्व दिया था। फ्रॉवेल जो थे, ये खेल विद द्वारा शिक्षण विधि के जनक कहे जाते हैं फ्रॉवेल। और इन्होंने गेंद के खेल पर महत्व दिया था। और प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है, तो विलियम वुंट। ये क्वेश्चन एक समझने लायक है कि विलियम वुंट क्यों है, क्योंकि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी, ये विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में, कब, ये मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। कहाँ, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की थी, एक कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की थी।
ये जर्मनी के लिप्जिग नगर में स्थित है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगात्मक विधि के सर्वप्रथम प्रस्तावित कौन थे? तो विलियम वुंट थे। क्यों कहा जाते हैं? तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लिप्जिग नगर जर्मनी में स्थापित की थी। अगर से जो प्रयोगशाला होगी उसमें प्रयोग किस विधि पर किए जाएंगे? प्रयोगात्मक विधि पर करे जाएंगे। जब प्रयोगात्मक विधि पर प्रयोग किए जाएंगे तो मनोविज्ञान तो प्रयोग विधि के जनक कहे जाते हैं विलियम वुंट जी। और इसे ही अंतर्दृष्टि विधि भी कहते हैं। अंतर्दृष्टि विधि या प्रयोगात्मक विधि के जनक विलियम वुंट कहे जाते हैं। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो आत्मकेंद्रिता के द्वारा प्रदर्शित होता है। ये आत्मकेंद्रिता शब्द किसका है? पियाजे का। जीन पियाजे ने कहा कि आत्मकेंद्रिता क्या होती है? कि जीन पियाजे ने कहा कि जो छोटा बालक होता है वो अपने पर केंद्रित रहता है, अपनी चीजें सिर्फ देखता है, उसका ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है। वह अगर जो किसी डिब्बे पर देख रहा है, अगर जो उसके बाद पूछो कि यहाँ पर अगर जो एक टैटू को देख रहा था उसके साइड में पूछो क्या था तो नहीं जानता है, क्योंकि उसके अंदर आत्म केंद्रिता, उस चीज को देख रहा है, सिर्फ एक ही चीज को। सजीवता, जीववाद इसे कहते हैं। यह भी पियाजे का ही शब्द है। और व्यक्तित्ववाद ये कोई शब्द पियाजे का नहीं है। चिंतन पर पियाजे ने काम किया बालक के, इन्हीं के शब्द हैं आत्मकेंद्रिता, सजीवता और यथार्थवाद। जीन पियाजे के ही शब्द हैं, लेकिन व्यक्तित्ववाद ऐसा कोई शब्द नहीं जीन पियाजे ने दिया था। तो डी फॉर डेनमार्क 18 में 4 नंबर। समूह शिक्षण क्या है? ग्रुप टीचिंग। ग्रुप टीचिंग क्या है? कि संसाधनों, रुचियों व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों पर शिक्षण। 1 मिनट के लिए सही लेते हैं इसे। शिक्षकों की अनुपलब्धता गलत बात। स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्पर्धा के लिए, आप स्पर्धा को बच्चों में बढ़ावा नहीं देंगे। आप उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित करने के लिए स्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन स्पर्धा के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। पढ़ने में प्रेरित करने के लिए बच्चों में स्पर्धा करवा सकते हैं, लेकिन स्पर्धा करने के लिए बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे हम। और विद्यार्थियों में उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में, अगर जो उनकी योग्यता के छोटे समूह बनाए जाएंगे तो उनकी बुद्धि का विकास कहाँ होगा? वो अपने समूह के छोटे छोटे बच्चों में छोटे, जैसे छोटी बुद्धि है और छोटी बुद्धि का आदमी के साथ रहेगा तो बड़ी बुद्धि कैसे? फिर अगर जो छोटी बुद्धि का आदमी किसी एक बुद्धिमान आदमी के साथ रहेगा तो उसकी बुद्धि में परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात का परिवर्तन होगा। अगर जो कोई आदमी छोटी बुद्धि का ही उसके साथ, तो कैसे परिवर्तन होगा? तो ये भी इस गलत है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही है इसका। बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बालक अंतर्बोध परीक्षण का रिसर्च किया था बेलक ने। क्या है? बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था बेलक ने किया था। ये एक व्यक्तित्व का परीक्षण है। किसका? ये एक व्यक्तित्व का परीक्षण है। बालक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व का परीक्षण है। और व्यक्तित्व की जो प्रक्षेपी विधियां हैं, व्यक्तित्व की जो प्रक्षेपी विधियां हैं उसका बालक अंतर्बोध परीक्षण, जो बाल अंतर्बोध परीक्षण हो गया हमारा, चाइल्ड अप्रेसिएशन टेस्ट, CAT से कहते हैं। एक आता है थीमेटिकल अप्रेसिएशन टेस्ट, TAT। इसको मरेन मॉर्गन लेकर आए थे। नाम अगर जो मरे लेंगे, मरेन मॉर्गन साथ में नाम ले जाता है। CD मॉर्गन और HA मुर्रे थे और इन्होंने थीमेटिकल अप्रेसिएशन टेस्ट लेकर आए थे। और ये बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है, ये CAT चाइल्ड अप्रेसिएशन टेस्ट जो है, ये लीपोल्ड बेलेग लेकर आए थे। इसमें कुल मिलाकर 10 कार्ड होते हैं और 5 से 10 वर्ष के लिए होता है। बालक अंतर्बोध परीक्षण कितने वर्ष के लिए? 5 से 10 वर्ष के बालकों के लिए होता है। कुल कार्ड कितने होते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण में? तो कुल कार्ड 10 होते हैं और लियोपोल्ड बेलेग इसे लेकर आए थे। व्यक्तित्व का जो प्रक्षेपी परीक्षण है उसका परीक्षण है बालक अंतर्बोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थी का गृह कार्य करवाना। नहीं, गृह कार्य तो विद्यार्थी खुद करके लाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विद्यार्थी बालक या शिक्षार्थी के हाथ में क्या है? शिक्षक के हाथ में क्या है? कि अपनी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। बी फॉर बॉम्बे सही है किसमें? और समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? कि समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा से क्या मतलब है? कि नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। कि मंद बुद्धि का बालक भी उसी क्लास में बैठा है, प्रतिभाशाली बालक भी उसी क्लास में बैठा है, एक सामान्य बुद्धि का बालक उसी क्लास में बैठा है,
एक प्रकार की समावेशी शिक्षा है। एससी वाला को उसी क्लास में था, एसटी वाला को, ओबीसी, जनरल, सभी को एक छत के नीचे एक साथ एक प्रकार की शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर यही सही है। कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? सकारात्मक पुनर्बलन होता है, लेकिन सकारात्मक शाब्दिक कोई पुनर्बलन नहीं होता है। नकारात्मक पुनर्बलन होता है, नकारात्मक नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कोई नहीं होता है। शारीरिक दंड भी कोई पुनर्बलन नहीं है, यानी कि पुनर्बलन के कोई प्रकार नहीं है। डिफॉल्ट डेनमार्क इज राइट। एक व्यक्ति जो है वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसका विजुअल एक्यूरेटी क्या है? ये क्वेश्चन हरियाणा जो माना गया है उसका अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंक में 60 से कम है। ऐसे क्वेश्चन दुर्लभ हैं, बहुत कम लोग ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो छूट ही जाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? गला काट प्रतियोगिता का प्रयास करना चाहिए। इससे बालक विपरीत होगा। विद्यार्थियों की समूह के आप प्राप्य लक्ष्य रखना चाहिए। आप प्राप्य मतलब जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा लक्ष्य आप जब रख देंगे बालक के सामने तो वह प्रेरित होगा पढ़ने के लिए। नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करेंगे। जैसे बालक पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए विद्यार्थी को नई तकनीक, नई तरीके से पढ़ाएंगे, नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, जिससे बालक पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। तो सी फॉर चेन्नई इज राइट। समय ज़्यादा हो जाएगा अगर जो ज़्यादा विद्युत तरीके से पढ़ाएंगे। बाकी चीज़ें बताने में कोई कमी नहीं है। आपको भगवान की कृपा से आपको हम इतना बता सकते हैं कि सीटेट तो ऐसे ही निकल जाएगा। कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन कौन सा होता है? हम जो फर्स्ट मासिक का, सेकंड मासिक का और थर्ड मासिक जो परीक्षा टेस्ट जो देते हैं स्कूल में, ये सतत एक नियमित अंतराल पर जो मापन हो रहा है, आज पढ़े आज ही मापन, कल पढ़ें कल ही मापन, एक अंतराल, एक सतत लगातार जो मापन चलता रहा उसे सतत मापन कहते हैं। और व्यापक मतलब शारीरिक क्षेत्र में खेल कूद के माध्यम से करवा लिए, पीटी के माध्यम से पीटी करवा लिए, शारीरिक रूप से हम अपन दौड़ करवा लिए स्कूल में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम कापी किताब लिखा कर ले रहे हैं एक मौखिक परीक्षाओं के द्वारा। तो सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए सही। सतत व्यापक मूल्यांकन जान के क्या होता है? सतत मतलब लगातार मूल्यांकन करना। मापन व्यापक मतलब बहुत बड़े क्षेत्र का मापन करना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक क्षेत्र से विद्यार्थी का मापन करना। ये कुछ नहीं, इसमें बस सतत व्यापक मूल्यांकन यही है। यह एक विद्यार्थी मूल्यांकन है। इसमें विद्यार्थियों से तनाव को कम करता है, इसमें नंबरों के स्तर पर ग्रेड प्रदान होता है, इसमें शिक्षकों का, ये गलत है। इसमें विद्यार्थियों के नंबरों के अनुसार ग्रेड प्रदान किया जाता है, बाकी इसके लिए सभी सही हैं। ये विद्यालय आधारित भी होता है, ये विद्यार्थियों के तनाव को भी कम कर देता है, इसमें शिक्षकों का बोझ भी बढ़ जाता है, लेकिन इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, ये गलत है। 27 की अगर जो बात करें, एक प्रभावशाली शिक्षक कौन सा होता है? ऐसा शिक्षक जो पूरे क्लास को नियंत्रण में रख सके, कम समय में अधिक सूचना देना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना, इससे अच्छा विद्यार्थी, इससे अच्छा शिक्षक कौन सा हो सकता है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करें? तो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना ये प्रभावशाली शिक्षक का एक गुण होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसे कहते हैं OBB। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया था। कब आया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कोई पूछ ले कब आया, तो 1987 में। किसका परिणाम था? तो 1986 की जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी NEP 1986, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, जब 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसी का परिणाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1987 में जो प्राथमिक स्कूल थे 1 से 5 तक की जो कक्षाएं थी उसमें लागू किया गया। 1992 से या 6 से 8 में फिर लागू कर दिया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 की शिक्षा नीति का परिणाम था। ऑप्शन नंबर सी सही है। और कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो अधिगम का क्षेत्र संज्ञानात्मक है। संज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान से संज्ञान जुड़ा हुआ। जब भी साइकोलॉजी में संज्ञान आएगा हम ज्ञान समझेंगे। भाव मतलब हृदय से जुड़ा हुआ है, और क्रिया मतलब करने से जुड़ा हुआ, खुद करके अपने हाथ से करके सीखने पर बल दिया जाता है, इसमें क्रियात्मक पर। लेकिन आध्यात्मिक की अधिगम का क्षेत्र नहीं है। ये अध्यात्म का क्षेत्र हो सकता है, लेकिन अधिगम का क्षेत्र ये नहीं हो सकता है। अधिगम का क्षेत्र नहीं है ये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आप प्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत से प्रभावित नहीं है। गलत बात कि कक्षा का औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, आयु को प्रभावित करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है, यानी कि RT 2009
RT 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए हम शिक्षा देंगे। 6 में जब 6 वर्ष का बालक होगा तो कक्षा 1 में एडमिशन होगा, 7 वर्ष का बालक जब होगा कक्षा 2 में एडमिशन होगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर जो कोई विद्यार्थी है 8 साल का हो जाता है, स्कूल में एडमिशन करने जाता है, तो उसका नाम कक्षा 3 में लिखा जाएगा, 1 में नहीं लिखा जाएगा। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है? नहीं, समझाती इसलिए नहीं है क्योंकि बालक का भी एडमिशन उसी 6 से 14 वर्ष की उम्र में किया जाएगा, बालिका की एडमिशन भी इसी उम्र में किया जाएगा। जो बालक को अधिकार प्राप्त हैं वही राइट्स विद्यार्थी बालिका को भी प्राप्त हैं। आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आयु के अनुसार, आयु के लिए बहुत अधिक समझाती है, आयु के लिए यह समझाती है। तो 30 में सी फॉर चेन्नई सही है। तो यह सीटेट का हम दूसरा पार्ट हल किए हैं। इसमें थोड़ा क्वेश्चन फैक्चुअली थे, लेकिन जितना बताया जा सकता था उतना हमने इसे डिस्क्राइब किया है। और चीज़ों को इसी प्रकार समझने की कोशिश कीजिए। एक-एक विकल्प में, एक-एक क्वेश्चन में 4-4 जो विकल्प दिए होते हैं उनको सभी को देखिए आप, उनको विधिवत तरीके से पढ़िए। सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे, सीडीपी में तो कम से कम 28 प्लस तो लाने ही लाने हैं आपको। और जब हम आपको मैथ बताएँगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से, जो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मैथ में आप उतना उससे भी बेटर करेंगे आप। और जय हिंद साथियों।